अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी केयर करो अपने पेरेंट्स की और सराउंडिंग में जो भी लोग रहते हैं उनकी। और हालात अल्लाह ताला ने ऐसे पैदा कर दिए हैं कि जिसके लिए हमें सबको मिल के इसकी स्क्रीन शेयर में स्टॉप शेयर को करके फिर दोबारा डबल क्लिक ये वाली अब शेयर है। अब शेयर हेलो क्या हुआ? आवाज़ जा रही है? स्टूडेंट पे जा रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इससे पहले भी आप वालों ने उम्मीद है आपको डिस्कस किया होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे से मैं मेजर इवेंट्स जो भी एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा में होते हैं उसकी काजेज़ कैसे होती हैं, ट्रॉमा के मोड क्या हैं, क्या क्या ट्रॉमा हो सकता है। मोटरसाइकिलिस्ट है, ये मोटरसाइकिल चला रहा होता है और हिट होता है कार के साथ। अब हिट होने के बाद उसकी कंप्लेंट क्या है? पेन इन लेफ्ट लेग, राइट शोल्डर, ब्लीडिंग फ्रॉम राइट फुट जब से उसको चोट लगी हुई है। नो हिस्ट्री ऑफ एनी अदर इंजरी, नो हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नो हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वॉमिटिंग, कन्वर्जेंस, ईएनटी, ईयर नोज ब्लीडिंग कोई नहीं है। और उसके बाद उसके अंदर कोई और कोमॉर्बिड डिजीजेज नहीं है। तो आपके माइंड में क्या क्या है? इस तस्वीर को देखो ज़रा गौर से। ये पेन इन लेफ्ट लेग ऑब्वियस है। पेन इन लेफ्ट लेग या ब्लीडिंग हो रही है, मे बी विद ट्रॉमा और फ्रैक्चर हो सकता है या वुंड हो सकता है। ऑन द अदर हैंड राइट फुट पे उसमें ब्लीडिंग है, देयर इज आल्सो वुंड। शोल्डर में उसके पेन हो रही है, देयर मस्ट बी सम अदर इंजरी। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं एक्सट्रीमिटी में। इमरजेंसी रूम में हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं जब पेशेंट ट्रॉमा के बाद आता है। उनमें से फ्रैक्चर्स हैं, डिसलोकेशंस हैं, मेरा नहीं चल रहा है, स्लाइड चेंज नहीं हो रही, वहाँ चेंज नहीं हो रही। ये हाँ, ये चेंज तो कर रहा हूँ। हाँ जी, अब हो रही है चेंज। लिख चैट लिखा हो रही है, हैं चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, ओके बच्चों, अब थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, फिर स्टक कर गई यार। बच्चों प्लीज, हेलो, हाँ भाई स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, एक्सट्रीमिटी कौन कौन सी फ्रैक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं? डिसलोकेशंस हैं, ओपन वुंड्स, सम टाइम जो में कम होता है एम्पुटेशंस, फिंगर की एम्पुटेशन हो सकती है, फुट की, हैंड की,
sprains and strains and impaled objects. Impaled objects कहते हैं कि समटाइम कोई वुडन कोई मेटल पार्ट जो है ना वो अंदर घुस जाते हैं और वो इंजरी कर देते हैं. क्रश इंजरीज एंड क्रश सिंड्रोम एंड द लास्ट इज द कंपार्टमेंट सिंड्रोम. When patient comes in emergency, the first in trauma patients we should look for and assess the injuries. इंजरी असेसमेंट के लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री लेनी पड़ती है. मोड ऑफ ट्रॉमा क्या था, मैकेनिज्म क्या था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें आइडिया देता है कि आइदर द इंजर्ड पर्सन इज पेडेस्ट्रियन, मोटरसाइकिलिस्ट और ड्राइविंग कार. जब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी का पता चल जाएगा तो वी कैन look for the severities of injury. Then fall or outstretched hand can lead to क्या जब बंदा गिरता है outstretched hand पे तो क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं. क्लेविकल इंजरी है, सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना फ्रैक्चर, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस फ्रैक्चर, स्केफाइड फ्रैक्चर, रिस्ट स्प्रेन एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन शोल्डर. ये है जब आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे. इसलिए मैकेनिज्म इंजरी पूछने से हमें असेसमेंट हो जाती है कि कौन कौन सी इंजरीज पॉसिबल होगी. बिकॉज वंस यू आर असेसिंग ए पेशेंट यू मस्ट नॉट मिस एनी इंजरी. इफ यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड द इंजरी एंड यू विल मिस इट देन देयर विल बी ए ग्रेट प्रॉब्लम. इट मीन्स इंजरीज मस्ट बी लुक फॉर. अगर हमें इंजरीज का पता चल जाए द ट्रीटमेंट इज इजी, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं. फॉल फ्रॉम हाइट. जब हाइट से बंदा गिरता है तो किन किन चीज़ों की इंजरीज हो सकती हैं. हाइट पिच से जब बंदा या पेशेंट कोई भी फुट पे गिरता है हाइट से तो क्या क्या हो सकती है. हील के अराउंड इंजरीज, कैल्केनियल इंजरीज, टेलस इंजरी, सब कैल्केनियल इंजरी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है. और फीमर के रिगार्डिंग क्या क्या फ्रैक्चर हो सकता है. फीमर फ्रैक्चर हो सकता है, पेल्विस फ्रैक्चर हो सकता है, प्यूबिक बोन, स्केल बोन और इसकी जो सेक्रोइलिक जॉइंट्स हैं इसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है. और वर्टिब्रा फ्रैक्चर. जब पेशेंट हाइट से गिरा तो हमें इन चीज़ों को देखना है. अगर हम इन चीज़ों को माइंड में नहीं होगा वी कैन मिस द इंजरीज. एंड द अदर इंजरीज आर कंप्रेस्ड फ्रैक्चर और बर्स्ट फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रा. और उसके अलावा क्या हो सकता है. इंट्राअब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स हैं, सॉलिड ऑर्गन्स हैं, उनकी इंजरी हो सकती है. चेस्ट में लंग्स इंजरीज हो सकती हैं. तो इसलिए मोड ऑफ इंजरी जानना बहुत ज़रूरी है. इससे हमारे माइंड में होगा कि कौन कौन सी हमने इंजरीज को असेस करना है और फिर उसको मैनेज करना है अकॉर्डिंगली. अदर मोड ऑफ इंजरीज क्या क्या हैं. अगर एक पेशेंट उसने बेल्ट नहीं बांधी हुई और वो ड्राइव कर रहा है और हिट कर देता है किसी अदर गाड़ी में या फिर ट्री के साथ तो क्या हो सकता है. डैशबोर्ड इंजरीज हो सकती हैं. क्या क्या. पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप, नेक का फीमर फ्रैक्चर और फीमर फ्रैक्चर हो सकता है. और मोड ऑफ इंजरीज क्या क्या है. बिल्डिंग गिर जाती है उसके अंदर क्या क्या इंजरी. मोटरसाइकिलिस्ट है उसकी इंजरी. हेड ऑन क्लियन है किसी अदर गाड़ी के साथ तो उसमें क्या क्या इंजरीज हो सकती हैं. ये मोड ऑफ इंजरी से हमें असेसमेंट मिल जाती है. शार्प ऑब्जेक्ट से भी इंजरीज होती हैं. क्या क्या शार्प सब्जेक्ट्स हैं. ये है शार्पनर्स कोई भी हो सकते हैं, नेल है, नाइफ है. और ब्लंट ऑब्जेक्ट्स उसमें देखो हैमर, डिफरेंट काइंड ऑफ हैमर, बैम्बू स्टेक हो सकती है, मोटा सा डंडा हो सकता है जिसकी वजह से हमें ब्लंट इंजरी हो सकती है. असेसमेंट क्या करें. सबसे पहले असेसमेंट इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग जो प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं. ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. इमरजेंसी आप देखते हो कि अकॉर्डिंग टू
ATLS सिस्टम, हम सबसे पहले एयरवे मेंटेन करते हैं, फिर देखते हैं पेशेंट की ब्रीदिंग है और फिर देखते हैं कि सर्कुलेशन है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम पेशेंट की फर्स्ट असेसमेंट करते हैं। फिर फ्रैक्चर को देखने के लिए क्या है, obvious deformities of the limb, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, उसमें डेफिनेटिव साइन क्या है फ्रैक्चर का, कि क्रेपिटेशन होगी फ्रैक्चर साइड, और लुक फॉर एनी एक्सटर्नल ब्लीडिंग, लुक फॉर एनी वूंड, वूंड क्या क्या हो सकते हैं, एब्रेजन है, ब्रूज है, लैसरेशन है, पेनिट्रेशन वूंड है, या स्किन एवल्शन है। फिर स्वेलिंग के लिए देखते हैं, स्वेलिंग नज़र आ रही है उसमें, टेंडरनेस देखनी है, डिफॉर्मिटी देखनी है। अगर कोई जॉइंट है, जॉइंट के अराउंड इंजरी है, उसके पेन के साथ साथ उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स देखनी है जॉइंट्स। फिर मोटर और सेंसरी फंक्शन देखें, डिजिटल पल्सेस देखना कभी ना भूलें। जब भी कोई असेसमेंट कर रहे हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं इंजरीज में या एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा में, तो डिजिटल पल्सेस देखना कभी ना भूलें। मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट थिंग जो मैनेजमेंट में आ जाती है वो अकॉर्डिंग टू ATLS क्या है, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ABC। ठीक है, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा हेमरेज है और पेशेंट अनस्टेबल है, तो उस सूरत में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग, उल्ट हो जाता है, बट इट शुड नॉट बी सेपरेट, इट शुड नॉट बी डन सेपरेट। when you are stopping, controlling hemorrhage or bleeding or maintaining circulation, you must at the same time should look for airway breathing also. Then our aim will, next aim क्या है, if we are suspecting any fracture तो उसमें क्या करेंगे, इमोबिलाइज करेंगे। इमोबिलाइजेशन कैसे कर देते हैं हम, स्प्लिंट से, पैडिंग एटसेट्रा से। ये क्या करेगा, इससे स्प्लिंट से पेन रिड्यूस हो जाती है और अदर कॉम्प्लिकेशन जो उसके बाद अकर हो सकती हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आप स्प्लिंट कर दिया, पेन कंट्रोल, पेन कंट्रोल क्या है, एनाल्जेसिक्स है, इंजेक्टेबल। फिर अब अंडरलाइन जो इंजरी है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब हमने उसको ट्रीट कैसे करना है, और हर इंजरी की ट्रीटमेंट इज सेपरेट। टाइप्स ऑफ इंजरी टू द एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा क्या क्या हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स हैं, डिसलोकेशन है, ओपन वुंड्स है, एम्पुटेशन, समटाइम एम्पुटेटेड पार्ट आ जाता है, स्प्रेन एंड स्ट्रेन्स हैं, जैसे कोई कहता है जी मैं चलते चलते मेरा पाँव बेंड हुआ और उसके बाद उसकी पेन हो जाती है एंकल में, मीन स्प्रेन्स हो गए उसको। इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट्स अभी मैंने पहले कहा था, फिर क्रश इंजरीज हैं, और फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये क्या है, ये अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब में ये रेडियस है और रेडियस का मिड शेफ्ट फ्रैक्चर। उसी का दूसरा व्यू दिया गया है तो उसमें भी ये रेडियस का शेफ्ट फ्रैक्चर है। ये क्या चीज़ है, ये एक्सरे है टिबिया फिबुला का, टिबिया फिबुला की शेफ्ट दोनों की एट द जंक्शन ऑफ मिडल एंड लोअर 1/3 फ्रैक्चर हुआ। टाइप है फ्रैक्चर, अब फ्रैक्चर की टाइप्स के लिए हमें देखना पड़ेगा क्लोज फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर मीन जब ओवरलाइंग स्किन इंटैक्ट है उसको हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर विच पीस ऑफ ब्रोकन बोन प्रोट्रूडिंग थ्रू द ओवरलाइंग स्किन इज कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर, कि जब बोन का वो हिस्सा जो ब्रोकन है वो बोन के थ्रू बाहर आ जाए तो हम उसको कहेंगे ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर क्या है, when there is no bone visible through the bone or there is no skin injury. असेसमेंट, फ्रैक्चर की असेसमेंट क्या है, अभी जो पहले डिस्कस किया, जब भी फ्रैक्चर होगा देयर मस्ट बी स्वेलिंग, फिर टेंडरनेस है, सराउंडिंग न्यूरोमस्कुलर इंजरीज में आल्सो भी प्रेजेंट, डिजिटल पल्सेस, मोटर और सेंसरी फंक्शन भी आपने चेक करना है, रेंज ऑफ मूवमेंट भी देखनी है, बोनी डिफॉर्मिटी है तो वो भी फील करें, और अगर बोनी क्रेप्टिस है वो भी आपको असेसमेंट में पता चले। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज सीन इन फीमर फ्रैक्चर एंड पेल्विस फ्रैक्चर, ये चीज़ें ध्यान में रखें कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है मेजर बोन फ्रैक्चर से। फ्रैक्चर मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद जॉइंट डिसलोकेशन। कंटेमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेशंस है, इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बोन या वूंड
ओपन फ्रैक्चर है और कंटेमिनेट हो गया विद द सॉइल, विद द डस्ट, तो मीन्स द वुंड विल बी इन्फेक्टेड। मैनेजमेंट क्या करना है? क्लोज फ्रैक्चर में ABC या CAB, इसको इमोबिलाइज करना है, एनर्जीजिया देना है, एक्सरे के लिए भेजना है। एक्सरे क्यों करवाना है? एक्सरे हमेशा 2 व्यू में होना चाहिए, AB में और लेटरल में। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़हन में और रखनी है, व्हेन यू आर एडवाइजिंग एक्सरे एंड इन द एक्सरे रूम से फ्रैक्चर टिबिया फिबुला मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा जो एम्फसिस होगा कि एक्सरे टिबिया फिबुला के साथ साथ मुझे नी जॉइंट का और एंकल जॉइंट भी साथ भी आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर फ्रैक्चर टिबिया फिबुला है लोअर एंड लोअर या लोअर 1/3 ऑफ दी, तो अगर आपने ध्यान ना दिया तो अगर जस्ट आपने मिडल शेफ्ट का एक्सरे करवा लिया, उसका जी फ्रैक्चर है, हो सकता है नीचे उसका जो एंकल जॉइंट है उसमें भी इंजरी हो। तो इसलिए उसको जॉइंट को अबव एंड बिलो द जॉइंट फ्रैक्चर में वो सेगमेंट भी आपका ज़रूर आना चाहिए। टेम्परेरी उसको स्टेबलाइजेशन करनी चाहिए, स्प्रिंट दे के या स्लैब अप्लाई कर देनी चाहिए, फिर पेशेंट को वार्ड में या डेफिनेट मैनेजमेंट के लिए शिफ्ट करना चाहिए। ये है इमरजेंसी मैनेजमेंट। ओपन फ्रैक्चर में क्या मैनेजमेंट? जब भी ओपन फ्रैक्चर आपने देख लिया, ऊपर इंजरी है, यू मस्ट इरिगेट द एरिया, इरिगेट द वुंड विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं वो बायोडीन सोल्यूशन है और नॉर्मल सलाइन है। फिर वॉश करने के बाद उसको फौरन क्लोज नहीं करना, लेकिन यू मस्ट स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के लिए आपने प्रेशर बैंडेज दे देनी है ऑन द साइड ऑफ वुंड और उसको फिर इमोबिलाइज करना है, ड्रेसिंग कर देनी है ओपन वुंड की और फिर एक्सरे के लिए भेजना है। टेम्परेरी उसको हम उसी तरह से स्टेबलाइज करते हैं स्लैब से, स्प्रिंट से, और फिर पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं फॉर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट और इन दी वार्ड। अब होता फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर्स की टाइप से बात, क्लेविकल फ्रैक्चर। इसमें मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? आउटस्ट्रेच हैंड पे जब भी कोई बच्चा या बड़ा या बूढ़ा गिरता है तो उसका क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है। ये क्लेविकल फ्रैक्चर देखें, ये एक्सरे है लेफ्ट शोल्डर, इसमें मिड क्लेविकल फ्रैक्चर है, और इसमें देखें लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल शैफ्ट जो है उसका फ्रैक्चर है। अब एक्सरे पे जब हम करवाते हैं शोल्डर का AP व्यू में, तो हमें 2 तरह के फ्रैक्चर नज़र आते हैं। एक मिड शेफ्ट का है, तो मिड शेफ्ट फ्रैक्चर के लिए हम फिगर ऑफ 8 क्लेविकुलर ब्रेस जो है ना वो अप्लाई कर देते हैं, और जबकि लेटरल शेफ्ट जब क्लेविकल फ्रैक्चर होता है तो उसके लिए हम शोल्डर को इमोबिलाइज करते हैं, क्योंकि शोल्डर की मूवमेंट से ये सेगमेंट जो है मूव करता रहता है, और इस तरीके से अगर इमोबिलाइज ना किया जाए तो इसकी यूनियन या हीलिंग नहीं होती। ये है फिगर ऑफ 8। इस स्विंग में फिगर ऑफ 8 है जो कि बैक साइड पे ऐसे लगी होती है, इससे क्लेविकल को सपोर्ट मिलती है, और जबकि ये फ्रैक्चर लेटरल 1/3 में हम इस आर्म में, ये लेफ्ट आर्म में हमने उसको स्लिंग दी, आर्म स्लिंग दे दी ताकि वो शोल्डर को इमोबिलाइज कर दे। ह्यूमरस फ्रैक्चर, ह्यूमरस फ्रैक्चर, ह्यूमरस फ्रैक्चर ये शैफ्ट का ह्यूमरस फ्रैक्चर है, और ये क्या है, ये हमने एक्सरे जब किया उसका शोल्डर का, तो उसमें देखें ये हेड है, ये सर्जिकल नेक है, ये वाला, और ग्रेटर ट्यूबरासी के नीचे ये ये एनाटॉमिकल नेक है, उसके बाद ये सर्जिकल नेक आती है। सर्जिकल नेक से इसका फ्रैक्चर, इसका ह्यूमरस का फ्रैक्चर। शेफ्ट के लिए इमोबिलाइज करने के लिए क्या क्या करते हैं हम? आर्म स्लिंग कोच डाल देते हैं, इससे सपोर्ट मिलगी, या यू स्लैब, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की यू स्लैब बना के हम इसको इमोबिलाइज कर देते हैं ताकि ये फिर इसको इमोबिलाइज रखे और वो खुद से खुद हील हो जाता है। दैट इज नॉन सर्जिकल टेक्निक। एल्बो के अराउंड कौन कौन से फ्रैक्चर हो सकते हैं? ये ह्यूमरस लोअर एंड है, ये रेडियस है और अल्ना है, तो ये है ह्यूमरस लोअर एंड के कंडोइल्स।
तो ये सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ह्यूमरस का। और ये क्या है, ये ऑलिक्रैनियन प्रोसेस है अल्ना का, उसका फ्रैक्चर। इमोबिलाइज कैसे करते हैं, ये पॉस्टेजरी है या फिर हम बैक स्लैब लगा देते हैं, ठीक है। फ्रॉम मिडल ऑफ द अपर आर्म से लेके डिजिटल पामर क्रीज तक इसको हम 90 डिग्री पे इमोबिलाइज कर देते हैं इन फ्रैक्चर्स के लिए। और फोर आर्म जो होगा उसको मिड प्रोन पोजीशन में, ठीक है। रेडियस और अल्ना फ्रैक्चर कैसे नजर आते हैं, ये रेडियस है, मिड शैफ्ट फ्रैक्चर है, और इसमें दोनों रेडियस और अल्ना दोनों फ्रैक्चर नजर आ रहे हैं। इसमें भी क्या करते हैं, स्प्लिंटेज कर देते हैं कि एल्बो पे 90 डिग्री और मिड प्रोन पोजीशन में आर्म को रखते हैं और स्लाइटली फ्लेक्स फिंगर्स होती हैं ताकि ये पेशेंट जो ना न्यूट्रल पोजीशन में रहे और उसको इमोबिलाइज कर दिया जाए। रिस्ट के अराउंड कौन कौन से फ्रैक्चर हो सकते हैं, रिस्ट में डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है या डिस्टल एंड ऑफ अल्ना या बोथ हो सकते हैं। और यहाँ पे स्केफाइड बोन का फ्रैक्चर होता है, ये अराउंड द रिस्ट फ्रैक्चर होते हैं। इसमें एक्सरे एपी और लेटरल में देख के हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। फ्रैक्चर अराउंड रिस्ट क्या क्या हो सकते हैं, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस एंड अल्ना फ्रैक्चर। तो क्या करना है हमने, उसके लिए हमने अबव एल्बो स्लैब, बैक स्लैब लगा देनी है। और आइसोलेटेड डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस फ्रैक्चर हो तो हमने बिलो एल्बो स्लैब लगा देनी है। कार्पल बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स हैं, फ्रैक्चर हैंड की हैं, तो उसमें बिलो एल्बो स्लैब लगा देनी है। और स्केफाइड फ्रैक्चर है तो उसमें थंब स्पाइक लगा देते हैं। ये देखें, ये बिलो एल्बो है, ये अबव एल्बो स्लैब है, और ये वोलर स्लैब है, और थंब स्पाइक है, ये थंब स्पाइक है। हैंड के अंदर कौन कौन से फ्रैक्चर हो सकते हैं, हैंड में वही फिर अगेन स्केफाइड है या सेकंड लाइन ऑफ मेटा जो कार्पल बोन्स हैं उनका फ्रैक्चर हो सकता है, मेटाकार्पल बोन फ्रैक्चर हो सकता है, और फेलिंग्स का फ्रैक्चर हो सकता है। ये भी एक्सरे एपी और लेटरल व्यू कराने से हमें बहुत क्लियर नजर आ जाता है। अब जब स्मॉल बोन फ्रैक्चर होता है हैंड्स का तो उसके लिए हम अल्नर गटर बनाते हैं या फिर रेडियल गटर बनाते हैं। अल्नर और रेडियल गटर क्या है, ये पीओपी का स्लैब लगा देते हैं ताकि उसको इमोबिलाइज करे और इस तरीके से उसकी फ्रैक्चर की हीलिंग हो जाती है। ये देखें, ये वोलर स्लैब है, ये वोलर स्लैब है, और ये अल्नर गटर है, और ये एक और स्लैब है जो कि बनी बनाई बाजार से मिलती है, ये स्पिन करती है इसको मेटाकार्पल बोन को। अब फ्रैक्चर अराउंड हिप जॉइंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जरा गौर से देखो। ये पिविक सिम्फिसिस था जो कि डिस्टर्ब हो गया, ये पिविक दोनों सुपीरियर इंफीरियर रेमस ऑफ द पिविक बोन फ्रैक्चर हो गए। तो इस सूरत में जब ये इंटीरियरली फ्रैक्चर होता है तो ये जो सैक्रोइलिक जॉइंट्स हैं ये भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जस्ट लाइक ओपन बुक फ्रैक्चर। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव किस्म की ब्लीडिंग होती है जो कि रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग कहलाती है, जिसको कहते हैं थर्ड स्पेस। इसमें पेशेंट का एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है और पेशेंट कैन गो इनटू शॉक। अब जब इस तरह का फ्रैक्चर हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम बाइंडर बांधते हैं। वो बाइंडर आप शीट से बांध सकते हो, वो बनी बनाई एक मिलती हैं, बाइंडर मिलते हैं, उससे बांध सकते हो ताकि आपने उसको दोबारा से जो डिस्टर्ब हुआ था सैक्रोइलिक जॉइंट पीछे से और एंटीरियरली पिविक बोन पिविक सेम से डिस्ट्रक्शन हुई थी उसको आपने दोबारा से क्लोज कर लो। इसमें सबसे ज़्यादा चांस क्या है, यहाँ पे चांस जब पिविक बोन फ्रैक्चर होती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस होता है यूरिथ्रल इंजरी का। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पिविक बोन फ्रैक्चर फील करें तो यू मस्ट लुक फॉर यूरिथ्रल इंजरी। उससे कैसे पता चलता है कि यूरिथ्रल इंजरी हुई है, आप अगर देखें एक्सटर्नल मेटिस पे ब्लड ड्रॉप्स आए हुए हैं तो देन डोंट पुट कैथीटर, डोंट पुट फोली। अगर पार्शियल इंजरी है तो कंप्लीट हो सकती है। इसी तरह अगर देखें फील करें यूरिथ्रा को प्रीनियम में, अगर यूरिथ्रा वहाँ पे हीमाटोमा है, पेरीयूरिथ्रल हीमाटोमा, इट मीन्स कि वहाँ पे यूरिथ्रल इंजरी है और इसको आपने नहीं टच करना, नहीं फोलीज करना।
ये एक्सरे में नज़र आता है, ज़रा देखें फ्रैक्चर नेक का फीमर है, ये परप्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है, और ये क्या है, फ्रैक्चर शैफ्ट ऑफ फीमर। ये डिफरेंट फ्रैक्चर्स हैं फीमर बोन के। उसके लिए कौन सा स्प्लिंट यूज़ करते हैं? जब फ्रैक्चर फीमर हो तो उसके लिए एक स्पेशल स्प्लिंट है जो कि बना बनाया मिलता है, ये बाजार से, इसको थॉमस स्प्लिंट कहते हैं। ये दो काम करता है, ज़रा गौर से देखें। इसका एक तो ये रिंग है जो कि पेरिनियम में और पिपेट बोन तक यहाँ लगा दिया था, और टांग इसके अंदर लगा दिया था, जैसे ये देखें टांग अंदर लगाई। अब इस टांग को, एक तो ये स्प्लिंट है, ऊपर है हिंज, और नीचे क्या करते हैं, इस टांग को, फ्रैक्चर टांग को पुल करके इसके साथ लोअर एंड के साथ बांध देते हैं ताकि वो स्प्लिंट करके रखे और इसको अलाइनमेंट करते हैं फ्रैक्चर साइड। ये देखें फीमर फ्रैक्चर, देखिए मिड शाफ्ट फीमर फ्रैक्चर है। जब इतना ज़्यादा बैड किस्म का फ्रैक्चर होता है तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म कैसे पता चलता है कि पेशेंट, यंग पेशेंट में अक्सर क्या होता है, आफ्टर मेजर ट्रॉमा पेशेंट में प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होता है। तो इसको इमोबिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, थॉमस स्प्लिंट लगाते हैं, जो भी मैंने पीछे आपको पिक्चर में दिखाया। अब अदर फ्रैक्चर्स अराउंड द नी कौन कौन से हो सकते हैं, देखें। ये नी जॉइंट है, नी जॉइंट के बाद ये जस्ट लोअर एंड ऑफ द फीमर है, लेटरल व्यू लोअर एंड ऑफ द फीमर, और देखें ये टिबिया का अपर एंड फ्लैट टू मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन गए, और ये जॉइंट जो स्पेस थी वो फ्रैक्चर लाइन इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंड कर दी, मीन्स ये जॉइंट हैज टोटली डिस्टर्ब। ये एक्स्ट्रा लेटरल व्यू था एक्सरे पटेला का, जिसमें पटेलर फ्रैक्चर हमें नजर आया। इसके लिए बावनी स्लैब लगा दी जाती है इमोबिलाइज करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद पेशेंट को इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि नी जॉइंट पे 5 to 20 डिग्री फ्लेक्शन रखते हैं और एंकल को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं ताकि पेशेंट को पोस्ट प्रोसीजर पेन ना होती रहे। आप शैफ्ट टिबिया और फिबुला फ्रैक्चर हो सकता है दोनों का, उस सूरत में भी हमें इमोबिलाइज करना पड़ता है। इमोबिलाइज करके उसको स्लैब लगाई जाती है, वो स्लैब अब नी लगाई जाती है। अब लोअर एंड ऑफ दिस टिबिया फिबुला पे आ जाए तो ये देखें मीडियल साइड पे मीडियल मेलियोलस बनता है और लेटरल साइड पे फिबुला से लेटरल मेलियोलस बनता है। अब इनमें से सिंगल मेलियोलर फ्रैक्चर हो सकता है या बाई मेलियोलर फ्रैक्चर हो सकता है। अब जब बाई मेलियोलर फ्रैक्चर होगा तो मीन्स एंकल जॉइंट इज अनस्टेबल, क्योंकि पेशेंट जब भी वेट बियर करेगा तो ये जॉइंट जो ना वो ओपन हो जाएगा। इसलिए एक्सरे करवाते हुए, जो मैंने पहले भी कहा था कि शैफ्ट ऑफ टिबिया फिबुला का एक्सरे करवाते हुए एंकल जॉइंट को भी साथ इंक्लूड करें सो दैट यू कांट मिस द एंकल। इसमें ये देखो एक्सरे फुट है, ये कौन सी है, ये 5th मेटाटार्सल का स्टाइलर प्रोसेस का फ्रैक्चर हुआ है। ये एक्सरे में नज़र आ रहा है, ये इधर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम हील का एक्सरे देखें इसमें तो ये देखें कैल्केनियम की सारा कैल्केनियल फ्रैक्चर नज़र आ रहा है। ये देखें ये एक फ्रैक्चर लाइन है और ये दूसरी फ्रैक्चर लाइन यहाँ से गुजर के दूसरी तरफ जाती है। इस सूरत में क्या करते हैं, फिर हम बिलो नी एक बैक स्लैब लगाते हैं जस्ट उसको क्या करने के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए, और एंकल को न्यूट्रल पोजीशन में हम इमोबिलाइज कर देते हैं, स्प्लिंट लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट और डेफिनेटिव प्रोसीजर के लिए हम उसको वेट करवा सकें। हम कैसे बनाते हैं स्लैब, रिस्ट स्लैब बनाते हैं या बैक स्लैब बनाते हैं, तो वो डिफरेंट प्रोसीजर हैं। पहले तो हम जिस तरफ फ्रैक्चर है उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ हम मेजर करते हैं फुट से लेके, ये हमने बैक स्लैब लगानी है टांग को, तो यहाँ से लेके जहाँ हमने मेजर कर लिया, जब मेजर कर लिया तो फिर हमने क्या किया, उसकी मल्टीपल लेयर्स बनानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो उसके हाथ में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड
आपको मिलता है, जिसको कि हम मल्टीपल लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर रख के जब उसको वेट करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है और एक स्प्लिंट की शक्ल में। ये आप देखो लेयर्स बना रही हैं, मल्टीपल लेयर्स बनानी है। लोअर लिम्ब के लिए कोई 14-16 लेयर्स होती हैं और अपर लिम्ब के लिए 12 लेयर्स बनाते हैं इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को। पहले क्या करना है, फ्रैक्चर साइट को सपोर्ट से पहले हम उसके अंदर पीओपी बैक स्लैब लगाने से पहले एक कॉटन की लेयर देते हैं, पैड लगाते हैं, ताकि डायरेक्ट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो इसके साथ स्किन के साथ कंटिन्यूस लगता रहेगा, तो इट मे काज इंजरी, लैसिलेशन और एब्रेजन्स। तो इसलिए हम कॉटन की एक लेयर लगाते हैं। कॉटन की लेयर जब कंप्लीट लग जाती है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जब गीला करेंगे तो गीला होने के बाद ये थोड़ी देर में हार्ड हो जाता है। ये देखो हमने बैक साइड पे इसको रखना शुरू किया और साथ ही हम ऊपर एक कॉटन बैंडेज या क्रेप बैंडेज रैप करेंगे, ताकि ये जो नज़र आ रही है लटकी हुई आपको, ये जो लटकी हुई नज़र आ रही है ये वही है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी हमने इसको बनाया है बैक स्लैब। ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। और ये देखो एक एंगल देना होता है 5 to 15 डिग्री, क्योंकि नी अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे तो इसका जॉइंट स्टिफनेस के ज़्यादा चांस है। फिर क्या चीज़ें जो हमें रिमेंबर करनी है, अप्लाइंग स्लैब। स्लैब अगर आपने लगाई है, ये तो टेम्परेरी इफेक्ट है जो कि आप किसी फ्रैक्चर को स्प्लिंट करते हैं ताकि उसको इमोबिलाइज करें, क्योंकि फ्रैक्चर ट्रीटमेंट का सबसे पहला जो है कि फ्रैक्चर अगर डिस्प्लेस नहीं है तो आपने उसको स्प्लिंट करना है। अगर आपने स्प्लिंट नहीं किया तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर डिस्प्लेस फ्रैक्चर में, और वो वेसल्स को इंजरी कर देगा। तो क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है, अपर लिम्ब 12 to 14 लेयर्स पीओपी की बनानी है, लोअर लिम्ब के लिए 16 से 20 लेयर्स बनानी है। और जब हम पीओपी अप्लाई कर लेते हैं तो डिस्टल मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर हम प्रेशर से उसको अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्योंकि फ्रैक्चर साइट पे जब ब्लीडिंग होगी इट विल कलेक्ट इनसाइड द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, देन इट विल लीड टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ऑलवेज गिव स्लिंग फॉर अपर लिम्ब एंड पिलो फॉर लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में जब हम पीओपी लगा दिया तो उसमें आपने नेक के अराउंड स्लिंग डाल देनी है ताकि वो बाजू वेट की वजह से पेन ना करेगा। फिर ये भी बाजू भी अगर आपने टाइट लगा दी है पीओपी तो ये भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम बना सकता है, इसलिए आपने बहुत ध्यान रखना है कि टाइट अप्लाई ना करें। अब extremity trauma have more dramatic appearance and maybe, but do not be distracted by those injuries, as should be managed as early as possible. Everywhere we do X-ray, AP or lateral view except hand AP and oblique, foot AP and oblique, shoulder AP और axial और scapular region में करते हैं, patella का AP और lateral करते हैं। X-ray must be done for one joint above and below the fractures. Above and below दोनों ही joint आने चाहिए। Immobilization must be done for one joint above and below the fracture segment. Always check for distal pulses. जब हमने अप्लाई कर ली, बैक स्लैब अप्लाई कर लिया, इमोबिलाइज कर लिया, तो हमें डिस्टल पल्सेस लाजमी देखनी है बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग द स्प्लिंट। Any open fracture must not be sutured in emergency room. अगर ओपन फ्रैक्चर है उसको सूचर लगाने नहीं बैठ देना, आपने ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, उसको ड्रेसिंग कर देनी है, स्प्लिन लगा देना है और मेक अरेंजमेंट इन ए प्रॉपर थिएटर, सो दैट if you don't take care of the open wound, you will end up with wound infection, bone infection, and that is a very major disaster for the patients. अब ओपन वुंड आ गया, देखें कट लगा है, उसको गिरा मोटरसाइकिल से और इंजरी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से। तो इंजरी इन्वॉल्विंग एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रेक इन बॉडी टिश्यू यूजुअली इन्वॉल्विंग स्किन काज बाय शार्प ऑब्जेक्ट, ब्लंट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, फॉल भी हो सकते हैं ऑन एनी ऑब्जेक्ट्स पे। तो टाइप्स कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं ओपन वुंड की, इंसिजन, लेसरेशन, एब्रेजन्स, पंक्चर वुंड भी हो सकता है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी स्टैब नाइफ से, पेनिट्रेटिंग वुंड होते हैं और स्किन एवल्यूशन हो सकते हैं।
ओपन वूंड में क्या क्या चीज़ें हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंड में रखनी है? एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन के अलावा फिर हमने क्या करना है? अंडरलाइंग इंजरी के लिए हमने देखना है। मेजर वेसल इंजरी तो नहीं है, जब भी हमने ओपन वूंड देखा तो उसमें देखना नर्व इंजरी या वेसल इंजरी तो नहीं है, मसल और टेंडर तो नहीं कट हो गए। सम टाइम क्या होता है, पेरिफेरी में पेशेंट आता है जाता है इमरजेंसी में किसी क्लिनिक पे, वो उसकी स्किन स्टिच कर देते हैं और आफ्टर फ्यू डेज देखते हैं कि उसकी पेशेंट की फुट की या हैंड की वो फिंगर ही मूव नहीं कर रही होती। जब देखा जाता है तो इट मीन कि अगर फर्स्ट टाइम देखते तो उसको ये स्टिच ना करते तो उसको प्रॉपर जगह पे भेजते ताकि उसकी अगर टेंडन इंजरी है तो रिपेयर हो जाए, मसल इंजरी है तो रिपेयर हो जाए। लेकिन क्या होता है, फिर पेशेंट मिस हो जाता है। अब जब आपने ओपन वूंड देखा है तो उसमें कंटेमिनेशन देखनी है। कंटेमिनेशन में क्या होता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, उसमें सॉइल हो सकती है, तो आपने क्या करना है, उसको थारो इरीगेशन करनी है विद नॉर्मल सलाइन और एसेप्टिक सोल्यूशन के साथ। और अगर फ्रैक्चर हो, इसके साथ फ्रैक्चर भी हुआ हो, तो आपने उसको वूंड को ड्रेसिंग करने के बाद, स्प्रिंट देने के बाद आपने उसका एक्सरे भी कराना है। अगर फ्रैक्चर नहीं है, थारो इरीगेशन करने के बाद आपने वूंड को ड्रेस कर, फ्रैक्चर अगर प्रेजेंट है, सूचरिंग वहीं नहीं करनी है, उसको ड्रेसिंग दें, फिर उसको इरीगेशन करें, इमोबिलाइज करें और फ्रैक्चर फ्रेगमेंट को इमोबिलाइज करके प्रॉपर उसका मैनेजमेंट के लिए उसको मेजर थिएटर में लेके जाएं। इरीगेशन के वही है, एक तो आपने वूंड को एक्सपोज करना है, नॉर्मल सलाइन से वाश करना है, वूंड को बीटाडीन सोल्यूशन से या बायोडीन सोल्यूशन से करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस पर डालें ताकि अच्छे तरीके से उसके अंदर से जो भी डर्ट है, डस्ट है, वो निकल जाए। फिर नॉर्मल सलाइन से उसको वाश करें और सारी कंटेमिनेशन या फॉरेन बॉडी जो भी है उसको निकाल के फिर उसको एक एसेप्टिक ड्रेसिंग अप्लाई करें। सूचने कैसे करते हैं, ये तो छोटा सा स्टेप है, माइनर लेसिलेशन है, थोड़ी सी है, इमरजेंसी में इसको करते हैं। थरो इरीगेशन वॉशिंग के बाद, हैंड वॉशिंग के बाद, स्टरलाइजेशन के बाद, ग्लव्स पहनने के बाद एरिया को वॉश किया जाता है, ड्रैप किया जाता है। ड्रैप करने के बाद लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल है 2% लिग्नो के। फिर उसको आप अकॉर्डिंगली जो भी सूचना आपके पास अवेलेबल हो, उसमें मोस्टली नॉन ऑब्जॉर्वेबल स्किन के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोलीन। अकॉर्डिंगली अगर फेस पे है तो फाइन, अगर लोअर लिम्ब पे है तो थोड़ा सा 20 या 30 प्रोलीन यूज़ कर लेते हैं। Amputation. अब amputation में when the part of the body has been separated off by any type of injury, उस सूरत में क्या होता है, open injury caused by cutting or tearing away of the limb, body parts of the organ is called amputation. पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वेसल्स तो वो भी कट गए हैं साथ। जो एम्पुटेटेड पार्ट है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एक कभी देखा होगा कि आपने पेरिफेरी पे इंजरी होती है, वो बाजू कट जाता है, मशीन में आ जाता है तो वो उठा के साथ लेते हैं इसको जोड़ दें, लेकिन उसको इस तरह लाने से फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि जब वो इतना घंटा उसको आने में आधा घंटा लगा तो उस दौरान जो उसकी वाइबिलिटी थी टिश्यूज़ की वो इम्पीड हो गई और उस वजह से उसको दोबारा से स्टिच करना या साथ लगाना या इम्प्लांट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। Amputated part must not be neglected. It must be rinsed off, wrapped in normal saline, soap, sterile gauze, and placed in plastic bag. Never immerse in water or saline or use ice directly. Patient should be directly transported to a facility that has ability to perform replantation when possible. उस जगह पे उसको भेजना जहाँ पे रीप्लांट हो सकता है, जहाँ पे माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी होती हो। ठीक है, मेजर ट्रॉमा सेंटर में आजकल बहुत ऐसे सेंटर बन चुके हैं जहाँ पे एम्पुटेटेड फिंगर्स, एम्पुटेटेड हैंड, उसकी रीप्लांटेशन कर देते हैं। इस तरह से नामा सिलाई में सोप गाज में इसको रखना है, रैप करना है, रैप करके आपने उसको रैप डिजिट को किसमें लगाना है, आपने एक प्लास्टिक बैग में डालना, फिर इस प्लास्टिक बैग को आपने एक आइस पैक में रखना है ताकि आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें to the site where it is possible to replant it. Other injury causes stains and sprains. Sprains क्या है? Stretching of, tearing of the ligaments of the joint due to twisting of joint. हम कहते हैं ना कि ये twist हो गया, twist से क्या हो सकता है? Sprain हो सकता है। Strain क्या है? Stretching or tearing of muscle or muscle tendon.
वो का लिगामेंट्स का और ये क्या है मसल का, ये स्ट्रेन हो जाता है। इससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होती है। तो इन सूरतों में हमें क्या करना है, हमें उसको आइसिंग करनी चाहिए ताकि वो स्वेलिंग ख़त्म हो और उसको इमोबिलाइज कर देना चाहिए। ये इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट, ये देखें इस जॉइंट में, नी जॉइंट के वो बंदा कहीं हाइट से गिरा और उसके नीचे वो ये वुडन वो स्पाइक थी जो कि उसके अंदर घुस गई है अक्रॉस दी नी। इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट, इम्पेल्ड क्या है, इन इंजरी इन विच एन ऑब्जेक्ट इज embedded in the body or the tissue, secure the object in place, उसको रिमूव ना करें, वहाँ निकालेंगे तो हो सकता है मेजर वेसल इंजरी और वहीं ब्लीड शुरू हो जाए। रिमूव ऑब्जेक्ट्स को कब करना है, जब आप इसको प्रॉपर थिएटर में अरेंजमेंट करने के बाद, जब आपके पास हर चीज़ रेडी हो उस सूरत में। इसलिए पेशेंट को आपने इम्पेल्ड स्ट्रक्चर के साथ, इम्पेल्ड जो ऑब्जेक्ट के साथ ही ट्रांसपोर्ट करना है। क्रश इंजरी, जब क्रश इंजरी होती है तो उससे क्या होता है, एक्सट्रीमिटी भी क्रश होती है, एक कंप्रोमाइज द सर्कुलेशन, डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, लीड टू द लैक्टिक एसिडोसिस, सेल डैमेज करेंगे, लीकिंग पोटाशियम हो जाएगा। वन सर्कुलेशन रीस्टोर की जाती है तो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनती हैं। वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कहाँ जाती हैं, पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स, और किडनी में जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रीनल फेलियर होता है, पेशेंट टॉक्सीमिया में चला जाता है, जिसको कहते हैं क्रश सिंड्रोम। क्रश क्या है, ये देखिए अब, ये मशीन इंजरी है, मशीन के अंदर से हाथ गुजर कर, जिससे क्या हुआ, क्रशर मशीन से हाथ गुजरा तो क्रश हो गया, सारे सारा है। इसमें क्रश सिंड्रोम में क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, डिक्रीज हार्ट पंपिंग एक्टिविटी, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपरकाइनेमिया एंड मायोग्लोबिन यूरिया, जिसकी वजह से रीनल फेलियर में चला जाता है। Extremities can tolerate up to 4 hours of ischemia before cell death occurs. इसकी मैनेजमेंट क्या है, क्रश इंजरी की प्राइमरी सर्वे करके देखें, पेशेंट की कंडीशन देखें, उसको वेल हाइड्रेट करें, फ्लूइड रिससिटेट करें और उसकी आउटपुट कम से कम बड़ों में 0.5 ml पर kg पर आज के हिसाब से यूरिन आउटपुट होनी चाहिए, बच्चों में 1 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से होनी चाहिए। फिर उसको आपने सोडा बाइकार्ब देना है ताकि एसिडोसिस को ख़त्म करने के लिए सोडा बाइकार्ब दिया जाता है, जो कि मायोग्लोबिन यूरिया के एक्सक्रीशन को बेटर कर देता है और रीनल फेलियर से बचाता है। अब ज़रा हाल देखिए, बस में जब इस तरह से लोग सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा, देयर इज अ चांस ऑफ इंजरी, देयर इज अ चांस ऑफ एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा, देयर इज अ चांस ऑफ रन ओवर इंजरी। सो अल्लाह ताला ऐसे हालात से बचाए। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम आ गया, देखिए इस लेग को देखिए, सोलन है, विलेश है, उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लिस्टर भी नजर आते हैं, शाइनी स्किन है। इसमें क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में increases the tissue pressure in muscle compartment, resulting decreased blood flow, leading to tissue hypoxia and tissue hypoxia of the muscles, nerve and vessels impairment, and which can be permanent and cell death occurs. देखें पैथोफिजियोलॉजी क्या है, नॉर्मल प्रेशर 0 to 5 mm है, ट्रॉमा इंक्रीज पेपिलरी परमेबिलिटी, ओडिमा हो जाएगा, इंट्रामस्कुलर प्रेशर बढ़ जाएगा मोर देन 30 से, वीनस लिम्फेटिक इनका कंप्रेशन भी बढ़ जाएगी, टिश्यू को आप टॉलरेंस ऑफ टिश्यू टू इस्कीमिया वेरीज, डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट होता है कि वो इनकी इस्कीमिया को कब तक हो वेरी पता। ये देखें, ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, पोस्टीरियरली 2 कंपार्टमेंट है और एक कौन सा है, लेटरल कंपार्टमेंट। जब इनके अंदर ब्रेस्ट बोन फ्रैक्चर होगी या मसल इंजरी होगी तो देयर इज ए रिलीज ऑफ ब्लड। अब रिलीज ऑफ ब्लड विल लीड टू इंक्रीज इन द इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर। जब इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर होगा तो ये जो फेशिया है ये तो एक्सपेंड नहीं कर सकता, लिहाजा ये सारे का सारा प्रेशर किस पर डालेगा, मसल पे, और मसल पे होगा तो क्या करेगा, मसल और टिश्यू स्कीम। फिर जो ब्लड वेसल्स इसमें से गुजर रही हैं, जो नर्व गुजर रही हैं, तो क्या होगा उनको, वो उसका प्रेशर बढ़ने से
उसकी सप्लाई इम्पीड हो जाए। कंपार्टमेंट सिंड्रोम की कॉजेज फ्रैक्चर, ब्लंट ट्रॉमा, वास्कुलर एक्लूजन, जब हम जोर से किसी को कंप्लीट प्लास्टर कास्ट लगा देते हैं, फेशियल जब इंजरी हुई तो हमने उसको टाइट बंद कर दिया, और जब बर्न हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न तो उसमें क्या आता है, पार्चमेंट लाइक टिश्यू सारा हो जाता है। अगर वेसल्स की आर्टरियल इंजरी, आर्टरीज की इंजरीज होती है तो सूरत में भी ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। स्नेक बाइट में क्या होता है, वेनम कलेक्ट होता है वहाँ पे। टिश्यू विल लीड टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का डायग्नोसिस 5 P's हैं। अर्ली सिम्टम में क्या है, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, थोड़ी सी इंजरी है लेकिन पेन ही बियरेबल, अनबियरेबल पेन। फिर पैरेस्थीसिया मीन टिंगलिंग सेंसेशन। लास्ट सिम्टम्स में क्या है, कलर चेंज हो गया, पल्सलेसनेस, और लास्ट में मसल डैमेज तो पैरालिसिस। बट नेवर वेट up to this. If you are suspecting compartment syndrome, do hurry up and go for facial. You can save the limb. If you are waiting till the pallor, pulseless and paralysis, then you are late. But you can't save the limb. Okay? You must suspect compartment syndrome when the patient has severe pain. अगर कोई पेशेंट कहता मुझे बहुत शदीद पेन हो रही है, उसकी बात का ध्यान दें और देखें कि उसकी कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो नहीं डेवलप हो रहा। अगर है तो उसके लिए आपने अरेंज करना है। हिस्ट्री में 5 P's देखनी ज़रूरी है, कंपार्टमेंट प्रेशर चेक करना ज़रूरी है, लेबॉरेटरी टेस्ट करवाने हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से दे सकते हैं हम जहाँ पे लगा के। और पेन एंड एग्रावेशन ऑफ पेन ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल इज मोस्ट सेंसिटिव क्लिनिकल फाइंडिंग्स। जो कहते हैं, क्या कहते हैं, पैसिव मूवमेंट्स पे अगर पेन हो, जैसे कि फ्रैक्चर, जिसका कंपार्टमेंट सिंड्रोम लेग में बना है, तो अगर हम फुट को खुद मूव करें हाथ से ऊपर की तरफ, उसको सीवियर पेन हो तो सस्पिशन हो जाना चाहिए कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। जब कंफर्म हो जाए कंपार्टमेंट सिंड्रोम, देन यू कैन ट्रीट इट। प्रेशर मॉनिटरिंग टेक्निक्स एंड डिफरेंट, लेकिन इतना मौका ही नहीं मिलता कि आप प्रेशर चेक करो। प्रेशर चेक करने के लिए गैजेट्स ढूंढो, गैजेट ढूंढने उसमें कोई नॉन इन्वेसिव मेथड होते हैं माइक्रो सर्कुलेशन देखने के लिए, उसमें डॉप्लर यूज़ करते हैं, और कुछ गैजेट्स यूज़ करते हैं जो कि इन्वेसिव होते हैं, वो इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर को बता देते हैं। मैनेजमेंट क्या, जब भी प्रेशर अगर असेसमेंट कर ली 10 to 30 mm ऑफ मर्करी है, इस्कीमिया, इम्पेंडिंग इस्कीमिया लिम्ब में नज़र आ रहा है, सीवियर पेन है, तो ट्रीटमेंट क्या है, लेटरल इंसिजन दे के फेशिया को कट करना है। यहाँ तक जब कट फेशिया करें तब मसल शुड बी क्लियर, यू कैन सी दी मसल। फेशिया कटेगा तो मसल नज़र आएंगे, जब आपने फेशिया काट दिया मसल सामने नज़र आ दे आगे तो प्रेशर रिलीज हो गया। सबसे पहले अगर आप पेशेंट देखें काज क्या है, अगर किसी को टाइट कास्ट लगी हुई है तो उसको जल्दी से रिमूव करें, आइस एप्लीकेशन करें, लिम्ब को एलिवेट करें, ट्रैक्शन दें, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दें। अगर प्रेशर मोर देन 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इस्कीमिया नज़र आ रहा है तो सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। सर्जिकल इंटरवेंशन क्या है, फेशियोटॉमी। आजकल क्या है, पहले तो हमने देखा वो कितनी पीओपी लगाने के लिए ये एक नई चीज़ है कि लगाने के लिए हमने वो लेयर्स को 1 by 1 12-14 बनाई, लेकिन अब जो पीओपी है एक वो डिस्पेंसर आ गया है पीओपी जिसमें 6 लेयर वाला होता है। उसको हम 6 लेयर्स ऑलरेडी बनी बनाई मिलती हैं, और 6 को 2 दफ़ा करेंगे तो 12 बन जाएगी, 3 दफ़ा करेंगे तो 18 बन जाएंगी। इस तरह से टाइम कम लगता है और एमरजेंसी रूम में इतनी गंद भी नहीं पड़ता। ये एक और आ गया है, डायनाकास्ट भी आ गई हैं, ये एक उसका बना बनाया मिलता है डायनाकास्ट। ये वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये प्लास्टिक शीट है, जब हम इसको पानी में डिप करते हैं तो ये भी एक बैक स्लैब या जो भी स्लैब लगाना चाहे वो बना देती है। ये भी जिप्सोना स्प्लिट डिस्पेंसर आजकल ऐसे आएगी जिसमें से आप ज़रूरत के लिए जितना चाहें निकाल के उसको बना सकते हैं। ये आपको अवेलेबिलिटी आ गई इस तरह से, ये टाइम सेव करने के प्रोसीजर्स हैं। अब क्या है, प्री फॉर्म स्प्लिंट भी आ गई, जैसे कि किसी को आपने
लगाया, ऑपरेट किया, उसको आपने इम्प्लांट लगाया इनसाइड, अब आप उसको देना चाहते हो कि स्प्लिंट भी दें ताकि उसका जो फ्रैक्चर साइड हील हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेट्स और स्क्रूज। तो एक प्री परफॉर्म जो जो कहते हैं ना, ये प्री फॉर्म्ड एक स्लैब मिलती है जिससे लोअर लिम्ब के लिए बिलो नी या अबव नी दोनों तरह के स्प्लिंट मिलते हैं, उसको बने बनाए आप लगा लेते हैं। ये फाइबर ग्लास के होते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, एक शॉर्टली मैंने कर दिया ताकि जब आप ट्रॉमा का आपका पेपर हो तो उसमें आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो ना हेल्प करेंगे। ठीक है।